स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले 10 सालों में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखी है एंड दिस इज इन स्पाइट ऑफ कोविड, इन स्पाइट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर एंड इन स्पाइट ऑफ इजराइल पैलेस्टीन वॉर। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मीन्स बिजनेस। Analysts expect India to retain its position as the world's fastest growing major economy this year. India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. I think India has more promise than any large country in the world. और यही रीजन है कि न केवल इंडियन एंटिटीज ने बल्कि फॉरेन कंट्रीज और कंपनीज ने भी हमारे द्वारा अचीव की गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ के लिए इंडिया की तारीफ की है। अब जब भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होती है तो ग्लोबल लेवल पर जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है वो है बेटर क्रेडिट रेटिंग। जैसे कि हमें लोन और बॉन्ड्स दोनों से ज़्यादा मनी बोरो करने की एबिलिटी मिलती है, क्योंकि अगर आप दुनिया के मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो उनकी ग्रोथ का कोर रीजन और कोर इंस्ट्रूमेंट डेट रहा है। इनफैक्ट अगर आप ये ग्राफ देखें तो अमेरिका का डेट वर्ल्ड वॉर 2 के लेवल को क्रॉस कर गया है एंड दिस इज नॉट जस्ट द केस विद अमेरिका बट इवन जापान, चाइना एंड सिंगापुर हैव डेट लेवल्स विच आर more than 100% of their GDP, whereas India only has a debt to GDP ratio of 82%। लेकिन आप जानते हो दोस्तों, वर्ल्ड की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बावजूद, हमारे हिस्ट्री में कभी भी डिफॉल्ट न करने के बावजूद दुनिया में इंडिया की क्रेडिट रेटिंग इतनी खराब है कि हम पेरू, फिलीपींस और यहाँ तक कि कजाकिस्तान जैसे देशों से भी नीचे हैं। Moody's Investor Services cut India's sovereign credit rating by a notch to the lowest investment grade with negative outlook. India's credit rating at Baa2 is the second lowest investment grade score. India, which is one of the fastest growing economies in the world, actually has one of the lowest investment grades. यही रीजन है कि हमारे हजारों करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करने को कहा जा रहा है और इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर हैवी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इवेंचुअली इंडियन इकोनॉमी को हर साल इंटरेस्ट में हजारों करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है और अगर हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो हमें इस ऑब्स्टेकल को खत्म करना होगा। और दोस्तों, यही रीजन है कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बात पर एक पूरा रिसर्च पेपर निकाला है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को इंडिया के टूवर्ड्स अपना प्रोस्पेक्टिव बदलने की नीड क्यों है। इसलिए अगर आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हो या एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हो या एक इन्वेस्टर हो, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग इकोनॉमिक केस स्टडी यू विल एवर स्टडी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप में से 83% लोग वीडियो तो देखते पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए आज इस एपिसोड को एंजॉय करें और समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में क्रेडिट रेटिंग क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। Why is India being discriminated by these credit rating agencies? How does it cost thousands of crores to the economy of India? And what are the flaws that our ministry has pointed out? ये समझने के लिए कि क्रेडिट रेटिंग क्या है, आपको पहले सोवरेन बॉन्ड्स को समझना होगा और आपने ये वर्ड सोवरेन बॉन्ड अक्सर न्यूज़ डिबेट्स में आते देखा होगा। तो आइए एक स्टोरी का यूज़ करके सोवरेन बॉन्ड के कंसेप्ट को समझें। तो दोस्तों, जब इंडियन गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए मनी की नीड होती है तो वे सोवरेन बॉन्ड इशू करते हैं। तो आज अगर इंडियन गवर्नमेंट एक ब्रिज बनाना चाहती है तो इंडियन गवर्नमेंट 20,000 करोड़ के बॉन्ड इशू करेगी। तो इस बॉन्ड को 10,000 यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा। पर यूनिट की अमाउंट 2 करोड़ रुपए होगा। इसलिए जब आप, मैं और कोई फॉरेन इन्वेस्टर इन यूनिट्स को खरीदते हैं तो हम प्रैक्टिकली इंडियन गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और बदले में हर साल गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट देगी। मान लीजिए कि ये इंटरेस्ट 4% है और पीरियड 30 ईयर्स का है। इसलिए अगर आपने, मैंने और फॉरेन इन्वेस्टर ने इस बॉन्ड के लिए एक यूनिट खरीदी है तो then for next 30 years each of us will receive 4% of the principal as interest। तो इस केस में हमें हर साल 8 लाख रुपए इंटरेस्ट के मिलेंगे और at the end of 30 year the government will give us back 2 crore rupees of our principal। Every year we will get 8 lakh rupees in the interest and at the end of 30 years the government will return our principal of 2 crore rupees back। इसी तरह गवर्नमेंट इन्वेस्टर से पैसा बोरो करती है और इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टर को पैसा लौटा देती है। इसके अलावा जब मेरे पास ये बॉन्ड है तो मैं इन बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड भी कर सकता हूँ। जैसे 2 करोड़ रुपए में बॉन्ड यूनिट खरीदने के बाद मैं आपको बॉन्ड बेच सकता हूँ और मुझे बॉन्ड खरीदने के बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मैंने अपना घर खरीदा और आपको सेल कर दिया, जिसे खरीदने के बाद आपको मेरे घर का रेंट मिलेगा। अब यहाँ कैच ये है कि अगर ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की रेपुटेशन गिरती है तो मैं ये बॉन्ड आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए में बेच दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि इंडिया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं कर पाएगा। तो अब अगर आपने मुझसे ये बॉन्ड 1 करोड़ रुपए में खरीदा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो अभी भी 2 करोड़ का 4% यानी 8 लाख होगा, है ना। तो इफेक्टिवली आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है और इस इंटरेस्ट को आप बॉन्ड यील्ड कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे मैंने 2 करोड़ रुपए में एक नया घर खरीदा जिसका मुझे 8 लाख रुपए किराया मिला, तो मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज के रिस्पेक्ट में मुझे रेंटल यील्ड यानी 4% मिली थी। लेकिन जब मैंने आपको 1 करोड़ रुपए में घर बेचा तब भी घर का आपको 8 लाख रुपए का रेंट देता है।
तो आपकी रेंटल यील्ड इफेक्टिवली 8% है। तो इंटरेस्ट वो है जो गवर्नमेंट आपको पे करने का डिसीजन लेती है और यील्ड वो है जो आपको मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री। अब यहाँ सवाल ये है कि एज ए फॉरेन इन्वेस्टर आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सॉवरेन बॉन्ड रिस्की है या नहीं। ऐसे में अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर हैं तो कैसे पता चलेगा कि इंडिया डेट रीपे करने में एबल है या नहीं। वेल, यही वो जगह है जहां वेस्ट हमें अनफेयर डिसएडवांटेज पहुंचाने और खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवरेज देने के लिए अपॉर्चुनिस्ट बन गया है। एंड दिस इज वेयर वी सो द राइज ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो हर देश को उनकी रिसर्च के बेस पर रेटिंग देती है। वो है मूडीज, फिच, S&P। From handing out the coveted AAA credit rating to downgrading countries on the basis of a glitch in performance, the ratings agencies, headed by the big three of Moody's, Standard & Poor's and Fitch. Fitch Ratings is a leading global provider of credit ratings, commentary, and research. They each analyze how much risk here is involved in a country's debt. They assign a grade to show a country's ability to pay back their loans. It is a report card, but for governments. The rating helps them decide whether or not they should stay invested in a country. इसलिए अगर आप इस चार्ट को देखें तो उनके पास एक रेटिंग सिस्टम है जो AAA से शुरू होती है। ये इंडिकेट करती है कि बॉन्ड हाईएस्ट क्वालिटी का है और ये D तक जाता है, जो कि कहता है कि देश ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला है। इसलिए अगर ये रेटिंग नीचे जाती है तो सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आइए हाइपोथेटिकल ब्रिज स्टोरी को लें। इसलिए हमारे सैंपल केस स्टडी में बॉन्ड यूनिट 2 करोड़ रुपए में बेची गई और ये इंटरेस्ट 4% था, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टर को 8 लाख रुपए की पेमेंट की जाएगी और प्रिंसिपल 2 करोड़ रुपए 30 ईयर्स के बाद इन्वेस्टर को वापस दे दिया जाएगा। मान लीजिए मूडीज इंडिया को AAA रेटिंग दे रहा था, इसलिए सभी इन्वेस्टर्स ने इंडिया का भरोसा किया और 2 करोड़ रुपए पर यूनिट के हिसाब से सभी बॉन्ड यूनिट परचेज कर ली। लेकिन एक दिन मान लीजिए मूडीज ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को डिग्रेड करके BBB करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया रिक्वायर्ड स्पीड से डेवलप नहीं कर रहा है। तो अब जिन इन्वेस्टर्स ने इन बॉन्ड्स को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था वो डर सकते हैं और अब वो इस बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में 1.5 करोड़ रुपए में बेचने का डिसीजन कर सकते हैं। तो अगर आप इस बॉन्ड को 1.5 करोड़ रुपए में खरीदते हैं तो आपको इंटरेस्ट के 8 लाख रुपए मिलेंगे, यानी यील्ड अब 5.34% है। और यहीं पर दोस्तों पूरा गेम बदल जाता है। मान लीजिए कि इंडिया एक और प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। आइए इस प्रोजेक्ट को भारतमाला कहें। इसके लिए फिर इंडिया को 10,000 करोड़ रुपए की नीड है। तो फिर से इंडिया 10,000 यूनिट बॉन्ड इशू करेगा। पर यूनिट की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए होगी, लेकिन इस बार इंडियन गवर्नमेंट को मिनिमम 6% का इंटरेस्ट देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर 4% का इंटरेस्ट देंगे तो इन्वेस्टर कहेंगे मोदी जी सुनो, हमें आपके पिछले बॉन्ड पर 5.30% की यील्ड मिल रही है, तो फिर मुझे ये बॉन्ड क्यों खरीदना चाहिए जो मुझे केवल 4% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो अब इंडिया को इंटरेस्ट 6% तक बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इन्वेस्टर्स हमारे बॉन्ड नहीं खरीदेंगे और हमारे पास भारतमाला के लिए पैसे नहीं होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ क्या हुआ, जब मूडीज ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को डिग्रेड कर दिया, जिन इन्वेस्टर के पास हमारे बॉन्ड थे उन्होंने सेकेंडरी मार्केट में कम प्राइस पर बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया। तो हमारे पुराने बॉन्ड्स की यील्ड 4% से बढ़कर 5.3% हो गई। इसलिए अब हमें नई बॉन्ड के लिए 6% का इंटरेस्ट इशू करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। नाउ जस्ट सो यू रियलाइज दैट द कॉस्ट ऑफ दिस हेयर इज अ कैलकुलेशन। अगर हमें 4% इंटरेस्ट पर 10,000 करोड़ रुपए के उधार लिए तो हमें इन्वेस्टर्स को 30 ईयर्स तक हर साल 400 करोड़ रुपए एज ए इंटरेस्ट देने होंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारी सिर्फ इंटरेस्ट में 12,000 करोड़ रुपए होगी। लेकिन 6% पर हम 30 ईयर्स के लिए 600 करोड़ रुपए की पेमेंट करेंगे, जिससे हमारा इंटरेस्ट सरप्राइजिंगली 18,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाता है। तो क्या आपने देखा दोस्तों, इस एग्जाम्पल में मूडीज के डाउनग्रेड के कारण हमें केवल इंटरेस्ट में 6,000 करोड़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अब यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं भाई आप जानते हो अमेरिका के पास रिजर्व करेंसी बेनिफिट है, लेकिन इंडिया के पास रिजर्व करेंसी बेनिफिट नहीं है। खैर ये सच है, लेकिन यहाँ असल बात ये है कि फिलीपींस या पेरू की फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया से बेहतर नहीं है और नहीं उनके पास इंडिया जितना बड़ा मार्केट है। इसलिए जब इंडिया को फिलीपींस या पेरू से बिलो रेट किया जाता है ना, तो प्रॉब्लम यही होती है। अगर ये आपके लिए बहुत क्लियर है तो आइए देखें कि S&P इंडिया और फिलीपींस को कैसे रेट करता है और आप एक ह्यूज डिफरेंस देखेंगे। अगर आप इस चार्ट को देखें तो फिलीपींस को S&P द्वारा BBB+ की रेटिंग दी गई है। वहीं पर अगर इंडिया की रेटिंग पर नजर डालें तो इंडिया की रेटिंग BBB- पर है। और अब अगर आप फिलीपींस और इंडिया की 10 साल की बॉन्ड यील्ड को देखें तो ऐसा ही दिखता है कि जहां फिलीपींस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 6.3% है, वहीं इंडिया के लिए 7 से 7.5% के बीच में फ्लक्चुएट करती है। तो कैलकुलेशन के पर्पज से आइए इसे 7.5 कंसीडर करते हैं। सो फिलीपींस और इंडिया में दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए बोरो करते हैं, तो डिफरेंस इस टाइप का दिखता है कि फिलीपींस के 10 साल के बॉन्ड के लिए 3 से 6.3% है। फिलीपींस अगले 10 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट में
10,000 करोड़ रुपीस का 6.3% यानी 630 करोड़ रुपए पे करेगा, जबकि इंडिया के लिए क्योंकि ये 7.5% है, हम अगले 10 ईयर्स तक पर ईयर 750 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। तो 10 ईयर्स के बाद अगर आप कैलकुलेशन देखें, जबकि फिलीपींस इंटरेस्ट में 6,300 करोड़ रुपए की पेमेंट करेगा, हम इंटरेस्ट में 7,500 करोड़ रुपए की पेमेंट करेंगे। और क्या आपको पता है दोस्तों, यह मजेदार फैक्ट ये है कि इंडिया पॉपुलेशन के मामले में फिलीपींस से 10 गुना बड़ा है और जीडीपी के मामले में फिलीपींस से 9 गुना बड़ा है, और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी भी है, और फिलीपींस कहीं भी हमारे आसपास भी नहीं है। बट इसके बावजूद हमें फिलीपींस के कंपैरिजन में बहुत ही खराब रेटिंग दी गई है। ये एक रीजन है कि हम मार्केट से चीप इंटरेस्ट रेट पर डेट नहीं ले पाते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दिस इज द पावर ऑफ दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो यहाँ सवाल ये है कि एक्चुअल में वो कौन सी मैट्रिक्स है जिनके बेस पर ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारे बॉन्ड डिसाइड करती है कि हमें इतनी कम रेटिंग कैसे दी गई है, और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या लॉजिक दिया है। इसके लिए मैं एक रिसर्च पेपर का रेफरेंस लेने जा रहा हूं दोस्तों, जिसे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2021 में प्रेजेंट किया था। ये ग्राफ जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट बैलेंस जैसे कुछ मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बीच कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पेपर 10 अलग अलग ग्राफ दिखाता है और इन सभी ग्राफ का फॉर्मेट सेम है, और अगर आप इस फॉर्मेट को समझ गए तो आप इन सभी ग्राफ को 5 मिनट में समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ग्राफ है जिसकी एक्स एक्सिस में किसी पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी ग्रोथ है और वाई एक्सिस में किसी कंट्री की एवरेज क्रेडिट रेटिंग के बीच रिलेशन दिखाता है। और वाई एक्सिस में आप देखेंगे कि रेटिंग लोवेस्ट टू हाईएस्ट की ओर जाती है, और ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन में कहा जाता है। ये लाइन जीडीपी ग्रोथ के रिस्पेक्ट में कंट्रीज की एवरेज क्रेडिट रेटिंग बताती है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली जिन देशों की जीडीपी ग्रोथ 7.5% रही है, उनकी एवरेज रेटिंग जो है उनकी एवरेज रेटिंग 3.9 रही है, और जिन देशों की जीडीपी ग्रोथ 1.25% रही है, नॉर्मली उनकी रेटिंग 2.5 रही है। इसलिए अगर आप इंडिया को देखें तो हमारी जीडीपी ग्रोथ 6% से ज़्यादा रही है, और 6% से ग्रोथ करने वाली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की रेटिंग 3.5 से 4% के बीच थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आप हमारी रेटिंग देखें तो इंडिया सिर्फ नंबर 1 पर है। इसी तरह अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये देशों की क्रेडिट रेटिंग और ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन परसेंटेज के बीच रिलेशन दिखाता है। तो जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा आपकी रेटिंग उतनी ही खराब होगी। तो इस ग्राफ में ट्रेंड लाइन ये कहती है कि नॉर्मली जब किसी कंट्री की सीपीआई इन्फ्लेशन अराउंड 4.5% होती है तो मोस्टली कंट्रीज की रेटिंग 2.5 के नियर होती है, लेकिन फिर भी किसी तरह हमें सिर्फ नंबर 1 रेटिंग दी गई है। तो इसी तरह हम शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट एंड करंट अकाउंट बैलेंस के ग्राफ को भी ट्रेंड लाइन से काफ़ी नीचे है। अगर आप इन सभी ग्राफ को देखें तो हर एक ग्राफ में जहां इन क्रेडिट रेटिंग का पैरामीटर कंसर्न है, हम ट्रेंड लाइन से काफ़ी नीचे हैं। तो इन सभी ग्राफ्स को देखकर आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या ऐसा नहीं लगता कि इंडिया के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि सभी फंडामेंटल इकोनॉमिक पैरामीटर्स बराबर हैं और फिर भी हमें ट्रेंड लाइन से काफ़ी नीचे हैं। इसके अलावा हमने कभी भी अपने लोन्स का डिफॉल्ट नहीं किया है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों, हिस्ट्री में कभी भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी की क्रेडिट रेटिंग इतनी खराब नहीं रही है। यही रीजन है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के अगेंस्ट रही है। इन ग्राफ्स की तरह जो मैंने आपको दिखाया है, मिनिस्ट्री ने ग्राफ का एक और सेट भी अटैच किया है जिसे 20 ईयर्स के स्पैन में प्लॉट किया गया है, और रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है, यानी हम ट्रेंड लाइन से काफ़ी नीचे हैं। तो अब हम जो सवाल सुन रहे हैं वो ये है कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज खुलेआम इतनी बड़ी गलती कैसे कर रही हैं और इससे बच कैसे रही है। खैर, वो तो बस परसेप्शन का गेम खेलते हैं। तो अगर आप मूडीज की असेसमेंट करने के मेथड के लिए इस टेबल को देखते दोस्तों, केवल 5 पैरामीटर, आई रिपीट ओनली 5 पैरामीटर क्वांटिटेटिव हैं और इनमें से 13 पैरामीटर क्वालिटेटिव हैं, जिसका मतलब है कि इनमें से केवल 5 पैरामीटर को डेटा और बाकी पैरामीटर आर इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन एक्सपर्ट परसेप्शन। और जाहिर है दोस्तों, कोई भी एक्सपर्ट देश के कोने कोने में नहीं जाता है ना। और यहीं पर लेडीज एंड जेंटलमैन प्रॉब्लम अराइज होती है, क्योंकि अगर वो नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो हम आसानी से ही नंबर के साथ उस पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो परसेप्शन की बात करते हैं तो डिबेट बेकार है। सो बेसिकली इन 18 असेसमेंट में से 13 असेसमेंट जजमेंट एंड परसेप्शन से इम्पैक्ट होती है। इसी तरह अगर आप इस टेबल को देखें तो फिच यही कहता है, ये वो वेटेज है जो सभी पैरामीटर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो जीडीपी पर कैपिटा हैज 12.4 पॉइंट्स और गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी हैज 4.5 पॉइंट एंड सो ऑन। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वेट्स ओनली इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हैं, यानी ये उनका ग्रेडिंग सिस्टम है, लेकिन हो सकता है वो इसको बिल्कुल भी फॉलो ना करने का ऑप्शन चुने। सेकेंडली, मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि एजेंसीज हमें वेस्टर्न कंट्रीज की तरह काम करने की उम्मीद करती है। फॉर एग्जाम्पल, रेटिंग ऐसा कहती है कि अगर कंट्री के बैंक्स में ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो उसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। लेकिन अगर आप इंडिया को देखें तो हमें लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा की नीड है। नीड्स को पूरा करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक की जरूरत है। इनफैक्ट एसबीआई और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत लंबे टाइम से इंडियन बैंकिंग के पिलर्स रहे हैं, और यही रीज़न है कि आज
जनधन योजना जैसे आइडिया बेस सफल रहे हैं। यही रीजन है कि आज हर इंडियन के पास बैंक खाता पहुंचा है। इसलिए इंडिया कहता है कि हम आपकी तरह काम नहीं कर सकते, हमें अपने लोगों को देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग सिस्टम और पॉलिसीज डिजाइन करनी होगी। और क्या आपको पता है दोस्तों, लास्टली ये एजेंसीज एक्सपर्ट को चुनने में अपना क्राइटेरिया भी नहीं बताती हैं। So, all the countries across the world are just expected to accept the judgment of somebody who has been picked by an agency for some random unknown reason. यही रीजन है कि इंडिया वर्ल्ड और इन एजेंसीज को ये बताने के लिए जोर लगा रहा है कि अपने इवैल्यूएशन के मेथड को बदले और इंडिया के टूवर्ड्स अपना पर्सपेक्टिव बदले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपने कुछ भी वैल्यूएबल सीखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो का बेस्ट पार्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।